भोट दौरान आज बिहार बासी एवं निजर नेता बाछुंट प्रथम पर्यायर मतदान जारी रही दिन गोटे सुधा अपडेट रिपोर्ट आसी पहुंचुची कि 42% मतदान हो सारे 11टा सुधा जहां 27% पाखापाखि थिला दिन गोटे सुधा 42.31% मतदान सब्यस्त होती सूचना मिलूची। आज प्रथम पर्यायर 121 आसन में भोट पड़ुची। मुजफ्फरनगर में 45.41% मतदान होती सूचना मिली। बेगूसराय में 40.02% भोट पड़ी और वैशाली में 42.6% मतदान होती सूचना मिली। समस्तीपुर में 43.03% मतदान होती सूचना मिली। सेपटे नालंदा 41.08% मतदान हो। पटना में 37.72% मतदान। बिहार में दिन गोटे सुधा 42.31% मतदान होता नहीं एवं सूचना मिली। जहाँ दिन 11टा सुधा 27.62% थिला। धीरे धीरे वोटिंग परसेंटेज बढ़ुची 42.31% मतदान है। सेपटे आज अनेक हेवीवेट नेता तांकर भाग्य परीक्षा करुछंती। तेजस्वी यादव को ठारू आरंभ करी सम्राट अनेक बड़ बड़ नेता जो माने आज भोटर का मन जीति ना नहीं आज भोट रे ये प्रतिफलित हो 14 तारीख रे फलाफल सामना को आसिबो किंतु बाछी बाछी निजर नेता ठीक करुछंती। आज बिहार बासी 121 सीट रे आज मतदान सब्यस्त करुछंती। बिहार भोटर कड़ा सुरक्षा व्यवस्था भितर वोटिंग चली किछि जगह जो गुड़िक हाई वोल्टेज प्रचार करा जायछि जो स्थान रे हाई प्रोफाइल नेता छिड़ा होइछंती बड़ बड़ नेता छिड़ा होइछंती से स्थान रे विद्युत काट होइथिबा नै मध्ये अभियोग आसुछि। इस संपर्क में अधिक आलोचना करने बिहार वरिष्ठ संवाददाता प्रवीण बागी जोड़ी होती। प्रवीण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कनेक्ट न्यूज में। 1 बजे तक 42% का ये वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हम देख रहे हैं वोटिंग परसेंटेज में, इसको आप कैसे देख रहे हैं प्रवीण जी? शुरुआत देखिए, शुरुआत बहुत धीमी हुई वोटिंग की। पहले पिछले लोकसभा चुनाव में सुबह में लंबी लंबी कतारें देखी जाती थी बूथों पर, मगर इस बार लोग बहुत कम टर्न अप हुए। हालांकि समय बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे वोटिंग रेशियो भी बढ़ता जा रहा है, मगर पटना में सबसे कम वोटिंग हुई है। बिहार में 121 सीटों पर मतदान अभी चल रहा है, तो उसमें पटना जो राजधानी है बिहार की वो ऐसी सीट है जहां सबसे कम 37.12% वोटिंग 72% वोटिंग हुई है। तो ये बहुत कम है और सब पटना में वैसे भी कम वोटिंग होती रही है, इसके लिए पटना जाना जाता रहा है। जबकि ये शहरी क्षेत्र है, प्रबुद्ध लोग रहते हैं, पढ़े लिखे सबसे काबिल लोग यहाँ हैं, मगर फिर भी वोटिंग रेशियो बहुत कम होता है। और सबसे अधिक जो वोटिंग हुई है वो गोपालगंज है जो सिवान के बगल में है, लालू प्रसाद का गृह क्षेत्र है। वहाँ 46.73% वोटिंग हुई है, ये सबसे अधिक है बिहार में। ये वोटिंग परसेंट वैसे भी बिहार में 60% से ऊपर नहीं जा पाता है कभी, मगर इस बार देखिए उम्मीद की जा रही थी कि बढ़ेगा, मगर जो टाइमिंग है वोटिंग की वो थोड़ी सी अगर और उसको सुटेबल रखा जाता, जैसे छठ खत्म हुआ 28 अक्टूबर को, उसके 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद अगर ये वोटिंग का डेट होता तो जो छठ में आए थे पूरे देश से, जो बिहारी आए थे छठ मनाने अपने घरों पर आए थे, वो शामिल हो जाते और फिर वोटिंग रेशियो बहुत हाई होता। मगर 1 हफ्ते का समय हो गया, 28 को छठ खत्म हुआ और आज है 6 नवंबर, तो 6 दिन इधर और उधर 3 दिन, मतलब 8-10 दिन का गैप हो गया। इसके चलते फिर वही स्थिति हुई जो हर चुनाव में यहाँ होती रही है, क्योंकि बिहार के लगभग आधे वोटर जो हैं वो बाहर रहते हैं, बिहार से बाहर रहते हैं। और इसी बार इस चुनाव में ये मुद्दा बहुत मजबूती से उठा है पलायन का बिहार से, क्योंकि बिहार में कोई बड़े उद्योग नहीं है, नौकरी की अपॉर्चुनिटी नहीं है, पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी नहीं है, इलाज की अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो इसलिए हर जरूरी काम के लिए बिहारियों को बाहर जाना पड़ता है। तो ये मुद्दा बहुत मजबूती से उठा है इस चुनाव में। अब उसका क्या असर पड़ता है, किसको फायदा होता है, किसको क्षति होती है, ये तो चुनाव परिणाम बताएगा। मगर ये पहला मौका है जब इतनी मजबूती से 2 मुद्दे उठे हैं, एक पलायन और दूसरा रोजगार का मुद्दा। रोजगार और पलायन दोनों हालांकि जुड़े हुए मुद्दे हैं, मगर ये बहुत मजबूती से उठा है। और पलायन का मुद्दा उठाया है जन किशोर
जन सुराज पार्टी के जो सूत्रधार या संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने इस मुद्दे को बहुत मजबूती से उठाया और रोजगार के मुद्दे को तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं और खुद राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भी आज मतदान प्रवीण जी, विकास और बेरोजगारी, जातिगत समीकरण, ये तीनों में से सबसे ज्यादा प्रभावी इम्पैक्ट क्या देख रहा है बिहार के वोटर के ऊपर? देखिए, बिहार का ये दुर्भाग्य है कि मुद्दे तो बहुत उठते हैं, तरह तरह के मुद्दे उठते हैं, लोक लुभावन मुद्दे भी उठाए जाते हैं, मगर अंत में फिर चुनाव घूम फिर करके वही जातीय समीकरण पर आ जाता है। चुनाव के अंत में फिर कौन किसकी जाति का है, किस जाति का किसके साथ अच्छे संबंध है, किसके साथ विवाद चलता है, इस पर चुनाव केंद्रित हो जाता है और फिर वही जातीय खेल शुरू हो जाता है। तो ये एक बड़ा दुर्भाग्य, और जब तक इस जातीय मकड़जाल से बिहार के लोग मुक्त नहीं होंगे, जब से इनसे थोड़ा सा अलग हट के नहीं सोचेंगे, तब तक बिहार का जो अपेक्षित विकास है, बिहार को जो हक मिलना चाहिए, बिहार का जो विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। प्रवीण जी, पिछले बार तो ये लग रहा था कम से कम 2020 में कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है जो दिख रहा था, तेजस्वी यादव इसे बड़े अग्रेसिवली ले रहे थे, वोटर पे, युवाओं पे ज्यादा इम्पैक्ट इसका था, ये दिख रहा था पिछले इलेक्शन में। बट इस बार ये पिक्चर इतना क्लियर नहीं है। लग रहा है कि जितने सारे लोगों के रिएक्शन अभी सामने आ रहे हैं, ग्राउंड में हमारे रिपोर्टर्स भी है, सरकार को लेके, एस्टैब्लिशमेंट को लेके इतना ज्यादा नाराजगी आप लोगों के अंदर अभी भी देख रहे हैं क्या? एकदम एज टू एज, नेक टू नेक फाइट लग रहा है, जो कि क्लीन स्वीप होना चाहिए था। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार को शासन करते हुए बिहार में 20 साल हो गए। 20 साल में ज्यादातर समय वो भाजपा के साथ रहे और कुछ समय तक राजद के साथ भी रहे, राजद कांग्रेस के गठबंधन में वो शामिल होकर के राज चलाए। तो बिहार के सबसे लंबे अवधि तक मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार बन गए हैं। तो स्वाभाविक है नाराजगी होगी, बहुत से काम नहीं हुए होंगे, और जो एक कॉमन शिकायत है जो सत्ताधारी दल के विधायक भी इसकी शिकायत सदन के अंदर करते रहे, विधानसभा के अंदर, कि भ्रष्टाचार चरम पर है, बिना पैसे दिए कोई भी काम नहीं होता। मगर चुनाव जैसे जैसे गति पकड़ता गया, प्रचार तेज होता गया, नेताओं की फौज उतरती गई, वैसे सारी नाराजगी नीतीश सरकार के खिलाफ जो थी वो दूर हो गई। और आज कहीं आप घूम लीजिए बिहार में एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज नहीं दिखती है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के मसले को लेकर के बहुत प्रचार किया, बहुत मामला उठाया कि वो चाचा हमारे बूढ़े हो गए हैं, उनसे राजकाज नहीं चलता है, दिमाग उनका काम नहीं करता है, इसलिए उनको रिटायर कर दिया जाना चाहिए। मगर अभी जब 3-4 दिन पहले वो मोन्था साइक्लोन आया था, जिसके चलते मौसम बहुत खराब हो गया था और चौपर उड़ नहीं पाए थे, तो नीतीश कुमार सड़क मार्ग से ही 250-300 किलोमीटर घूम आए और रोड शो और सभा और लोगों से मिलना जुलना कर लिए। सारे नेता दंग रह गए कि नीतीश कुमार इतनी एनर्जी और इतना विजन है। और चुनाव के ठीक 2-3 महीने पहले से उन्होंने जिस तरह से गोटियां बिछानी शुरू कर दी थी, कई योजनाएं उन्होंने लागू की, तो उससे जो नाराजगी थी वो नाराजगी खत्म हो गई। और सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी ये रही कि अभी जो जीविका दीदी की महिलाएं हैं उनके खाते में उन्होंने 10-10 हजार रुपए दिए हैं। तो 1,40,00,000 ऐसी महिलाएं हैं जो ये 10,000 रुपए उनके खाते में गए हैं। लेकिन प्रवीण जी, ये अनुदान है, ये तमाम इक्वेशन है जो बिहार में काम कर रहा है, लेकिन बिहार एक ऐसी जगह है जहां पर कुछ भी आकलन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वोटर के दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है, इसको जानना ये बहुत मुश्किल हो जाता है बिहार में, खासकर बिहार में, अगर बिहारियों की बात हम करें तो। लेकिन इस बार वोटर के मूड को आप कैसे देखते हैं? बिहार में आपको कोई सिंगल पार्टी सरकार करना ये तो बहुत मुश्किल है, आपको पार्टनर की भी जरूरत है, अलायंस की भी जरूरत है। यहाँ पर जातिगत समीकरण भी देखी जाती है, यहाँ पर विजन भी देखे जाते हैं, यहाँ पर जो राबड़ी दी जाती है उसको भी देखा जाता है। तो कोई एक फैक्टर नहीं है जिसको लेके आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स है बिहार में। और इस बार तो लग रहा है कि बिहार के लोग, बिहार वासी क्या सोच रहे, इसको जज करना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल, देखिए बिहार में त्रिकोणीय राजनीति है। बिहार की राजनीति 3 दलों के इर्द गिर्द घूमती रहती है।
उसमें एक है जनता दल यूनाइटेड जदयू जिसके नेता नीतीश कुमार हैं, दूसरी बीजेपी है भाजपा जिसके नेता अभी सम्राट चौधरी हैं जो डिप्टी सीएम हैं सरकार में, और तीसरी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल राजद जिसके नेता तेज प्रताप यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं। तो इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द राजनीति घूमती रहती है और तीनों में से कोई दल ऐसा सक्षम नहीं है कि वो अकेले अपने बल बूते चुनाव लड़के बहुमत ले सरकार बना ले। इसलिए इन तीन में से दो दल, जब जो दो दल एक हो जाएंगे सरकार उनकी बन जाती है। अगर जनता दल और यूनाइटेड और भाजपा मिल जाती है एक साथ तो उनकी सरकार बन जाएगी, अगर जदयू और राजद एक साथ मिल करके चुनाव लड़े तो उनकी सरकार बन जाएगी। तो नीतीश कुमार बैलेंसिंग फोर्स के रूप में इसी रणनीति जो स्थिति है उसका फायदा उठाते हैं। जब उनको कुछ खटपट होता है, मनमुटाव होता है, उनके मन के मुताबिक काम नहीं होता है तो वो भाजपा को छोड़ करके राजद के साथ शिफ्ट हो जाते हैं। जब राजद से वो खटपट हो जाता है तो फिर वो भाजपा के साथ शिफ्ट हो जाते हैं। प्रवीण जी, एक आखिरी सवाल आपसे। बिहार के राजनीति को बहुत अच्छे से आप नापते हैं, इसलिए सवाल आपसे है, पिछले बार इलेक्शन से ये इलेक्शन थोड़ा अलग लोग देख रहे हैं। जनसुराज पार्टी, प्रशांत किशोर, क्या ये इस बार इलेक्शन में डेंट मार सकते हैं या फिर गेम चेंजर बन सकते हैं? अगर 20-30 तक सीट आ जाती है, पहली बार लड़ रहे हैं, वो खुद तो ने मैदान में उतरे हैं, डेंट मार सकता है जनसुराज पार्टी? आपको क्या लगता है? देखिए, ये बड़ा हैरानी भरा ये है उनकी गतिविधियां हैं। शुरुआत प्रशांत किशोर ने बहुत बेहतरीन तरीके से की थी। पिछले 3 साल से वो बिहार में घूम रहे हैं और पदयात्रा की उन्होंने आधे से अधिक बिहार के गांव में वो पदयात्रा करते हुए घूमे, लोगों से बातचीत की, सभाएं की, तो एक व्यापक कांटेक्ट उनका हुआ। ऐसा किसी राजनेता ने बिहार में अब तक नहीं किया कि पार्टी बनाने के पहले इतनी लंबी यात्रा की हो, लोगों के साथ इतना संपर्क किया हो। तो लग रहा था कि बिहार एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। जिस तरह से उनसे मिलने के लिए लोगों की भीड़ आती थी, सभाओं में भीड़ उमड़ती थी, उनके पीछे नौजवानों का हुजूम चलता था, तो लग रहा था कि अब बिहार में कुछ नया होगा। फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जनसुराज और चुनाव में उम्मीदवार उतारे। तब तक उनकी हवा ठीक थी और वो बहुत जेन्युइन मुद्दे उठा रहे थे, बिहार के पिछड़ेपन का मुद्दा उठा रहे थे और सभी दलों पर बराबर अटैक कर रहे थे, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो चाहे महागठबंधन हो। और बिहार की बदहाली के जिम्मेवार इन्हीं नेताओं को ठहरा रहे थे कि इन्होंने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया। बिहार में कोई बड़ा उद्योग नहीं लगा, बिहार में रोजगार के अवसर नहीं लगे, बिहार में स्वास्थ्य के लिए कोई बड़ा काम नहीं हुआ। तो ये सब लोगों को अपील भी कर रहा था। मगर जैसे जैसे चुनाव तेज होता गया, प्रचार तेज होता गया, वैसे वैसे जनसुराज की हवा अचानक से नीचे बैठने लगी। और उसमें और बड़ा झटका ये लगा जब प्रशांत किशोर ने ये कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पहले तो वो ताल ठोक रहे थे कि चुनाव लड़ेंगे, फिर कहा कि तेजस्वी के खिलाफ लड़ेंगे, फिर कहा कि मैं जा रहा हूँ उनके क्षेत्र राघोपुर, वहां से जनता से राय लूंगा वो क्या कहती है। फिर वहां गए, घूम घाम के आए और कहा कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे प्रचार करना है, अकेला मैं प्रचारक हूँ अपने। और इस बीच बिहार के लोगों क्या सोच रहे हैं? प्रवीण जी, एक बड़ा खबर, बहुत बड़ी खबर भी बिहार से आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ वरिष्ठ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରବୀଣ जी जोड़ी ହେଇଥିଲେ, संपर्क अधिक आलोचना करथिले।